हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या एक एवरेज स्टूडेंट मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बन सकता है कि नहीं, और स्पेशली मेरा फोकस ये रहेगा कि क्या वो ईटीओ बन सकता है कि नहीं, जो कि इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर होता है। तो क्या एक स्टूडेंट को बहुत ब्रिलियंट होना है तभी वो इस फील्ड में ज्वाइन कर सकता है, एक एवरेज स्टूडेंट भी बन सकता है। तो इस टॉपिक को मैं अपने आप से रिलेट करके बताऊंगा कि मुझे कितना एक्सपीरियंस था ये फील्ड में आने से पहले, मैं क्या एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था या एवरेज स्टूडेंट था कि मेरा इस फील्ड में हो सका, इतने अच्छे कंपनी में हो सका। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो के साथ बने रहे मेरे साथ, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊँ तो मैंने कोलकाता के एक प्राइवेट कॉलेज से अपना बीटेक का डिग्री कंप्लीट किया, और वहाँ से डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैंने समुद्रा इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन लिया ईटीओ कोर्स के लिए। तो 2020 की मई में मैं अपना कॉलेज कंप्लीट किया और मार्च के 2021 में समुद्रा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, और अगस्त 2021 में मैंने पास आउट हो गया। कोर्स तो वैसे 4 महीने का होता है, बट कोविड के कारण ये 2 मंथ का एक्सटेंड हो गया था और 6 मंथ में मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि कॉलेज से पास होने के बाद मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने डायरेक्ट समुद्रा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। और कॉलेज में मेरे बहुत बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं थे और बहुत ख़राब भी नहीं थे। 75% मार्क्स के साथ मैं कॉलेज पास आउट हुआ था, और मैंने समुद्रा का जो क्राइटेरिया होता है मैं अच्छे से फुलफिल कर रहा था, तो मुझे वहाँ से एडमिशन मिल गई थी। और अगर एडमिशन की बात की जाए तो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं, उस पर मैंने पहले ही वीडियो बना चुका है, आप वो देख सकते हैं वहाँ से। एडमिशन से पहले मेरे को भी ये बहुत कन्फ्यूजन था, या बोल सकते हैं कि मैं बहुत नर्वस था कि इतना छोटा बैच होता है, 6 to 10 स्टूडेंट्स ही वो सेलेक्ट करते हैं, क्या मेरा एडमिशन हो पाया कि नहीं हो पाएगा। और मैंने इसके अलावा भी मैं एंग्लो पे भी ट्राई कर रहा था, बट समुद्रा का जब वो पहले ही आ गया था एडमिशन फॉर्म और उनका बैच स्टार्ट होने का, तो मैंने समुद्रा में अप्लाई किया। बट मैंने हमेशा ये बात याद रखा कि भले ही बैच 6 का हो या 10 का हो, मुझे तो एक ही सीट चाहिए। तो मैंने वो सब ध्यान से निकाल दिया कि कितने की बैच होती है, क्या कंपटीशन है। मैं अपना तैयारी करते रहा, क्योंकि मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरा प्रिपरेशन। उनकी बैच कितने हैं, वो मुझे सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जो मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उस पर ध्यान नहीं दिया, और जो मेरे कंट्रोल में है वो मेरा प्रिपरेशन है, तो उस पर मैंने ध्यान दिया। तो उसके बाद लकी था कि मैं उसमें सिलेक्शन हो गया, मेरा जो टॉप 10 के बैच होते हैं उसमें सिलेक्शन होगा। तो बहुत लोगों का ये मैसेज आता है या कमेंट आता है कि भैया समुद्रा में तो इतने कम बैच होते हैं, तो कैसे एडमिशन होगा। तो बहुत लोग इससे अप्लाई ही नहीं करते हैं कि मेरा तो होगा ही नहीं। तो यार सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने कॉन्फिडेंस बनाएं, आपने अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, अपने आप पे ट्रस्ट रखें। और मैंने बताया ना, आपको आपको बहुत बड़ा प्लेन नहीं होना चाहिए, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत नहीं है। वो बस आप देखते हैं कि आप अपने जो आपका जो जो बेसिक जो सब्जेक्ट है, कि आपको उसमें अपना बेसिक्स आता है कि नहीं आता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से किए हैं तो आपको बेसिक्स उसके आते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक से किए तो आपको बेसिक आता नहीं। उनका क्वेश्चन जो होता है बहुत ईजी होता है, इंटरव्यू के क्वेश्चन भी बहुत ईजी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत वो डीपली पूछते हैं। तो आपको अपने आप पे ट्रस्ट रखना है, और आप अप्लाई कीजिए, उसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए और मेहनत कीजिए, इंटरव्यू के अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और जो रिटन एग्जाम्स होते हैं तो सबसे ईजी होते हैं, मैं हार्डली किसी को जानता हूँ जिन जो एंट्रेंस एग्जाम में फेल होते हैं। जो जो मेन होता है वो इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू भी आपका ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का होता है, उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पूछते हैं। तो आप उस पर फोकस करिए, आपका ज़रूर होगा। और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि समुद्रा इंस्टीट्यूट से जो भी स्टूडेंट्स अपना कोर्स करेंगे, वो एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट कंपनी से उनका कोर्स स्पॉन्सर होता है, मतलब कि आपको जॉब एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट की कंपनी में मिलेगी। तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि मैं किस कंपनी में हूँ, तो मैं एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट कंपनी में नहीं हूँ। ऐसा इसलिए कि समुद्रा इंस्टीट्यूट में जब मेरा बैच का चला था उस टाइम एक दूसरी कंपनी भी आई थी प्लेसमेंट के लिए, और ये 4-5 साल में कभी 1-2 बार ही होता है। तो वो वो टाइम जो मेरा लकी टाइम था, तो वो कंपनी आई थी और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं सबसे ब्रिलियंट था तो मेरा उस कंपनी में सिलेक्शन हो गया था। इनफैक्ट अगर एकेडमिक्स और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स के हिसाब से अगर मेरी लिस्ट देखा जाए तो मैं 10th पोजीशन पे था, सबसे लास्ट मेरा रैंक आया था। तो हमेशा आपके एकेडमिक्स मैटर नहीं करते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपका एटीट्यूड मैटर करता है। तो एक ओवरऑल पर्सनालिटी आपको अपने आप में डेवलप करना है, वो अपने अपने कॉन्फिडेंस लाना है, आपको ट्रस्ट दिखाना है कि हाँ आप ये कर सकते हैं। हमेशा टेक्निकल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको नॉन टेक्निकली भी अच्छा होना है। इनफैक्ट जब मेरा सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था तो 4 से 5 राउंड में तो सारे मोस्ट ऑफ द राउंड जो थे वो नॉन टेक्निकल पे थे, वो बिहेवियर बेस्ड थे।
तो इसीलिए सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप एकेडमिक से बहुत पुअर हो। आपको सब चीज़ बैलेंस करके चले, एकेडमिकली भी आप एवरेज हो, आपका एटीट्यूड भी अच्छा हो, बिहेवियर भी अच्छा हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको लर्न करने की आपके अंदर में वो जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी जाकर आप ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। और इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो समुद्र के में जितने भी क्लासमेट्स थे उसमें सारे फ्रेशर्स थे, 2-3 ही ऐसे थे जो एक्सपीरियंस थे, और ऐसा भी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिकल से एक्सपीरियंस है। 1-2 स्टूडेंट थे जो कि इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड में वो 1-2 साल उन्होंने काम किया था, और 1-2 ने IT फील्ड से काम किया था। इसके अलावा जो 3-4 लोग बच गए वो सारे के सारे फ्रेशर्स ही थे। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि आपको बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास बहुत नॉलेज होना चाहिए, बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए। आपको अपने सब्जेक्ट का बेसिक्स पता है उतना काफ़ी है, बाकी वो आपको कॉलेज में सिखा देंगे, और आप जब शिप पे आओगे ट्रेनिंग पे तो बाकी चीज़ आप वो सीख जाओगे। बस चाहिए कि आपके अंदर जो सीखने की होता है वो जिज्ञासा चाहिए, आप पैशनेट होने चाहिए उस चीज़ के लिए, और इस फील्ड में काम करने के लिए आपके पास वो इंटरेस्ट होना चाहिए। और वो इंटरेस्ट सिर्फ पैसे से नहीं, आपके काम से होना चाहिए, आप अपने काम से आपको इंटरेस्टेड हो। और रही बात जो कंपटीशन की, तो कंपटीशन तो हर फील्ड में है। एटलीस्ट इस फील्ड में फ़िलहाल कंपटीशन कम है कंपेयरिंग टू अदर फील्ड्स। जो एंग्लो का जो बैच होता है वो 40 स्टूडेंट्स का होता है, ग्रेट ईस्टर्न का भी 40 का बैच है, तुलानी इंस्टीट्यूट का भी 40 का बैच है, और समुद्र इंस्टीट्यूट का 6 to 10 होता है, उनका फिक्स नहीं होता, कभी 6 लेते हैं, कभी 8 लेते हैं, कभी 10 लेते हैं। और एंग्लो का जो बैच होता है साल में एक होता है, तुलानी का भी एक होता है, और ग्रेट ईस्टर्न का 2-3 बैच होता है, और समुद्र का भी 2-3 बैच होता है। तो आपको चाहिए कि जो भी बैच ओपन हो रहे हैं आप उनके वेबसाइट्स पे कंटिन्यू विजिट करें। जब उनके फॉर्म ओपन हो रहे हैं तो आप अप्लाई करें, अपना एग्ज़ाम दें, इंटरव्यू दें, और अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आपका इस बैच में नहीं हो रहा है तो आप अगले बैच के लिए ट्राई करें। तो और इसके लिए किसी दूसरे कॉलेज में ना चले जाए जहाँ से आपको प्लेसमेंट ना मिले, जहाँ से स्पॉन्सरशिप ना मिले। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना इंटरव्यू कोर्स उसी कॉलेज से करें जहाँ से आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है। अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है तो आप नेक्स्ट बैच के लिए वेट कर लें। मतलब ऐसे किसी कॉलेज से ना करें जो कि कम पैसे में आपको कोर्स करा दे और आपको प्लेसमेंट मिलेगा ही नहीं। क्योंकि अगर आपको कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिलती है तो आपको जॉब मिलना नामुमकिन के बराबर है। बिल्कुल जॉब नहीं मिलेगी आपको बाहर से, क्योंकि कोई फ्रेशर्स को जॉब नहीं दे रही है अगर आपको कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हो रही है। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आपका इस साल एडमिशन नहीं होता है तो अपने नेक्स्ट बैच के लिए ट्राई करें, नेक्स्ट कॉलेज से ट्राई करें, और जो कॉलेज स्पॉन्सरशिप देती है आप वहीं से अपना कोर्स करें। और फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि स्पॉन्सरशिप का मतलब ये होता है कि आपका जो जॉब होता है वो आपके ट्रेनिंग के बाद गारंटीड है कि आपको उसमें ट्रेनिंग आपको मिलेगी। तो जो कॉलेज स्पॉन्सरशिप देती है उसमें आपको आ गया सबसे नंबर 1 पे आती है एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, समुद्रा इंस्टीट्यूट, और एक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉलेज है वो भी स्पॉन्सरशिप देती है, मतलब वहाँ भी सारे को जॉब मिल जाती है। और तुलानी इंस्टीट्यूट का मैं कंफर्म हूँ, वहाँ पे 100% प्लेसमेंट मिलती है, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो कॉलेज है, HIMT कॉलेज हो गए या आपका अमिट यूनिवर्सिटी हो गया, मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड किस तरह का है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो किसी जो करंट बैच के स्टूडेंट्स से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उनसे पता करें कि वहाँ का प्लेसमेंट अभी कैसा चल रहा है, और तभी वहाँ पे एडमिशन लें। अगर आप किसी तरह इन कॉलेजेस में जो स्पॉन्सर्ड कॉलेजेस हैं वहाँ से एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं तब जाकर ही इनको कंसिडर करें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और वीडियो को छोटा रखते हैं, और अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो ये कोर्स है, जो ये फील्ड है ETO का, इसका स्कोप क्या है, फ्यूचर में आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, आपकी सैलरी कितनी पहुँच सकती है, क्या एक ETO चीफ इंजीनियर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, और क्या 4 लाख रुपए की कोर्स करना है इस जॉब के लिए, क्या वो वर्थ है या नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको अपने अगले वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। थैंक यू, जय हिंद।